हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11th सोशियोलॉजी। और बुक टू कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, जिसके अंदर वी आर कवरिंग द टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि जो वुमेन हैं दे अपीयर टू एक्वीज टू एंड इंडीड एक्टिवली परपेचुएट डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस इन इंट्रा हाउसहोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्डर टू एश्योर देयर ओन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। मतलब क्या है इसका कि अगर हम बात करें तो वुमेन बेसिकली हमने देखा है थ्रू आउट द हिस्ट्री कि वो कंप्लेंट्स थोड़ी कम करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो अपनों के खिलाफ ही कंप्लेन करेंगी तो जी उनकी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी जो होगी वो इससे इफेक्ट हो जाएगी। जैसे पहले के टाइम पे अगर आप देखें तो जो वुमेन जिसका डिवोर्स हो रखा हो या जो मतलब हस्बैंड से अलग हो रखी हो या फैमिली से अलग हो रखी हो, उसको समाज कभी भी अच्छी नज़रों से नहीं देखता था। तो उससे उसकी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी जो होती है वो इफेक्ट होती थी। लोग अपने गाँव में नहीं रखना चाहते थे, भगा दिया करते थे उनको। So that's why they have continuously been like not talking about it. So denied access to extra household relationship and resources. It is in their material interest to subscribe to general son preference, which characterizes this culture, and invest in great deals of selfless devotion in order to win their sons as allies and insurance against uncertain future. तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे सबसे प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल अगर आप देखें तो क्या होता है कि वुमेन मोस्टली गिव अप कर देती हैं। अच्छा, अगर उनके जो बच्चे होते हैं तो बेसिकली सन को क्यों प्रेफरेंस दिया जाता है? ताकि उनका जो अनसर्टेन फ्यूचर है सन उनके साथ रहेगा। भाई लड़की तो शादी करके चली जाएगी, जो हमारे समाज का स्ट्रक्चर है, तो सन उनका बुढ़ापे में ध्यान रखेगा। तो इसीलिए वो कोशिश करते हैं सन का ज़्यादा ध्यान रखने की। So maternal altruism is the northern Indian plain is likely to be biased towards sons and can be seen as woman response to patriarchal risk. So क्या बोला जाता है, जो मैटरनल ऑल्ट्रिज्म है, ये एक तरीके से माँ का लड़कों के प्रति ज़्यादा, बच्चों के प्रति, जो आप उनका मेल सन है, सन मेल ही होता है, तो उनका जो बेटा है उनके प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन क्या शो करता है कि हाँ ठीक है, पैट्रियार्कल रिस्क नहीं होना चाहिए, बुढ़ापे में मेरा बुढ़ापा सिक्योर रहना चाहिए। So women are not entirely powerless, of course, but their subversion of male decision-making power tends to be covert. So ऐसा नहीं है कि वुमेन entirely powerless हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेल हैं वो उनको ओवर पावर कर देते हैं और उनकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है वो कोवर्ट रह जाती है। सो द यूज़ ऑफ ट्रस्टेड एलाइज, जैसे कि रिलेटिव हो गए, नेबर्स हो गए, छोटे छोटे काम करने के लिए भी वो उनसे क्या करती हैं, सलाह वगैरह लेती हैं, या सीक्रेट लेंडिंग कर सकती है, उनसे उधार वगैरह ले सकती हैं, बोरोइंग ऑफ मनी, नेगोशिएशन अराउंड द मीनिंग ऑफ जेंडर आइडियोलॉजीज ऑफ पर्दा, मदरहुड। ये क्या है? आर सम द स्ट्रैटेजी बाय विच वुमेन हैव रेजिस्टेड मेल पावर। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से या जिस तरीके को यूज़ करके वो मेल पावर को रेजिस्ट कर रही हैं। एंड ये कहाँ पे है? दिस इज अब्दुल्ला एंड ज़ेबस्टीन 1982, वाइट 1992 में। सो इनका जो रेजिस्टेंस है that takes this clandestine from reflects of lack of option outside household cooperation and concomitant high risk associated with open conflict. So simply अगर हम इस समय की बात करें तो वो बाहर से कहीं हेल्प लेने की बजाय किसी रिश्तेदार से मदद ले ली, वहीं से उधार ले लिया, क्योंकि उनको लगता था कि घर के बाहर अगर वो किसी चीज़ के लिए, किसी हेल्प के लिए गए तो उसके साथ बहुत सारा रिस्क एसोसिएट होगा और उनको उसके जो है नुकसान भी हो सकते हैं। So, in keeping with sociological tradition of questioning taken for granted common sense assumptions, this chapter has critically examined the process of cooperation, competition, and conflict. So, the sociological approach does not see their processes as natural. It further relates them to other social development. So basically इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और सबसे बड़ी बात कि जिस चीज़ को हम बहुत आसानी से अपनी सो कॉल्ड कॉमन सेंस यूज़ करके कह देते हैं कि ये चीज़ तो नेचुरल है, वो एक्चुअली नेचुरल नहीं है। वो धीरे धीरे करके समाज ने गेन करी है, सोसाइटी ने गेन करी है उस चीज़ को। तो इट फर्दर रिलेट्स देम टू अदर सोशल डेवलपमेंट। सो इन द फॉलोइंग पैराग्राफ यू विल रीड from a sociological study done on land relation on भूदान ग्रामदान मूवमेंट इन इंडिया। तो इस बॉक्स में एक मूवमेंट के बारे में दे रखा है, दैट इज भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट, जो कि कहाँ चला था? इंडिया के अंदर चला था। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी। सो दिस लैंड कॉन्फ्लिक्ट, ये पैराग्राफ दे रखा है इन्होंने पूरा आपकी एनसीईआरटी में।
व्हाट इट टॉक्स अबाउट ये हम अभी बाद में देखेंगे, पहले हम कंक्लूजन पे आते हैं। सो कंक्लूजन चैप्टर का क्या कह रहा है कि द एफर्ट इन दिस चैप्टर इज टू अंडरस्टैंड कि क्या रिलेशन है बिटवीन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन और ऑन द वन हैंड एंड सोशल प्रोसेस एंड कॉपरेशन कॉम्पिटिशन कॉन्फ्लिक्ट ऑन द अदर। तो एक तरफ क्या है हमारा जी, एक तरफ तो हमारा जो लाइक स्ट्रक्चर है, स्ट्रैटिफिकेशन है, हमने चीज़ों को स्ट्रेटा में ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। दूसरी तरफ क्या है कि वो प्रोसेस किस तरीके से चल रहे हैं, कौन से ग्रुप पे कैसे चलते हैं, उनके बीच में क्या कॉपरेशन है, क्या कंपटीशन है और क्या कॉन्फ्लिक्ट है। सो यू वुड हैव नोटिस दैट द थ्री सोशल प्रोसेसेस आर डिफरेंट येट दे ऑफन कोएग्जिस्ट। तो जो तीन सोशल प्रोसेस हैं, तीनों ही चीज़ें, आप ये देखिए कॉपरेशन भी, कॉम्पिटिशन भी, कॉन्फ्लिक्ट भी, तीनों कितनी अलग हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि दे ऑफन कोएग्जिस्ट, यानी कि वो एक साथ ही हमें मिलती हैं, and they overlap and sometimes exist in concealed fashion as evident in the above discussion from forced cooperation. So we end up with two activities that report real life event. तो ये लास्ट में कुछ दे रखी हैं आपको, दो एक्टिविटीज दे रखी हैं। अब हम आते हैं अपने ये लैंड रिफॉर्म वाले पैराग्राफ पे, सॉरी लैंड कॉन्फ्लिक्ट वाले। सो कहानी है एक हरबख्श की। हरबख्श एक राजपूत थे जिन्होंने बोरो किए ₹100 फ्रॉम नाथू आहिर जो कि पटेल थे इन द ईयर 1956 में बाय मॉडगेजिंग इनफॉर्मली 2 एकड़ ऑफ लैंड। तो उन्होंने क्या करा, हरबख्श जी ने अपनी 2 एकड़ ऑफ लैंड को मॉडगेज कर दिया और उसके बदले उन्होंने मॉडगेज मतलब एज ए सिक्योरिटी रख दिया, इनफॉर्मली कोई पेपर पे साइन नहीं किया और ₹100 बोरो कर लिए। उसी ईयर में हरबख्श की मृत्यु हो जाती है और उनके जो सक्सेसर थे गणपत, उन्होंने लैंड को क्लेम बैक किया 1958 में, यानी कि लगभग 2 साल के बाद, और ऑफर किया ₹200 कि जी ₹100 उधार लिया था, तुम ₹200 ले लो और मेरी लैंड वापस कर दो। लेकिन नाथू ने इस चीज़ को देने से मना कर दिया। अब गणपत कोई भी लीगल प्रोसीडिंग क्यों नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था, कोई कागजी कार्रवाई नहीं थी, ना ही कोई कॉडिफाइड रिकॉर्ड्स थे। सो अंडर द सर्कमस्टांसेस गणपत हैज़ रिजॉर्टेड टू वायलेंस और उसने फोर्सफुली कल्टिवेट किया लैंड को 1959 में, यानी कि 1 ईयर आफ्टर ग्रामदान। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो गणपत ने फोर्स का सहारा लिया, वायलेंस का सहारा लिया। अब गणपत जो एक पुलिस कांस्टेबल थे, बीइंग अ पुलिस कांस्टेबल कुड इन्फ्लुएंस द पुलिस ऑफिशियल्स, तो वो दूसरे पुलिस ऑफिशियल्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकते थे। अब जब पटेल कहाँ पहुंचा, फुलेरा पे, जब पुलिस थाना हेडक्वार्टर्स पे, एंड ही वाज टेकन टू द पुलिस स्टेशन एंड ही वाज फोर्स्ड टू अग्री दैट वो लैंड गणपत को वापस दे देगा। फिर एक मीटिंग होती है ऑफ द विलेजर्स। इट वाज कन्वीन दैट द मनी वाज गिवन टू पटेल एंड गणपत रिसीव्ड द लैंड बैक। सो बेसिकली उन्होंने क्या करा कि मनी रिटर्न कर दी और गणपत को उसका लैंड वापस मिल गया। तो 1972 का सोर्स है ये। एंड उसके बाद एक ये छोटा सा पैरा और दे रखा है कि द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के आने से हैड ऑल्सो रिड्यूस द नेसेसिटी फॉर कॉपरेशन। कि जी पहले क्या था, कॉपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, एक दूसरे के साथ की ज़रूरत होती थी, सहारे की ज़रूरत होती थी, लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आई है ना, उसका रोल थोड़ा सा कम हो गया है। फॉर इंस्टेंस जैसे कि द ऑपरेशन ऑफ चरस एंड इंडिजीनियस डिवाइस ऑफ वेल इरिगेशन वन रिक्वायर 2 पेयर ऑफ बुलक्स एंड फोरमेन। जैसे पहले अगर हम बात करें चरस की, जिससे क्या होता था, एक तरीके से इरिगेशन होते थे, वहाँ पे 2 पेयर लगते थे बुलक काट के और 4 मैन लगते थे। सो एक ऑर्डिनरी पीजेंट ही कैन नॉट अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ 4 बुलक, या फिर एक एवरेज हाउस होल्ड इतना नहीं कर सकते थे, तो उन्हें और मैन पावर की जरूरत होती थी। तो इन सच सिचुएशन वो बोरोइंग करते थे बुलक्स की और मैन की दूसरे हाउस होल्ड से, जैसे कि नेबर हो गए, फैमिली फ्रेंड वगैरह वगैरह हो गए, तो उनसे उन्होंने वो चीज़ बोरो कर ली एंड सिमिलर सर्विसेज वो उसको बाद में रिटर्न कर देते थे। बट इफ अ चरस इज रिप्लेस्ड बाय रिहात, रिहात क्या था, पर्शियन व्हील। पर्शियन व्हील ऑफ इरिगेशन में क्या होता है कि उसके अंदर सबसे पहले तो हैवियर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, काफ़ी पैसा लगता है, लेकिन उसमें सिर्फ 1 पेयर ऑफ बुलक चाहिए और एक ही पर्सन चाहिए उसे ऑपरेट करने के लिए। तो जो नेसेसिटी था कोऑपरेशन का इन द कंटेक्स्ट ऑफ इरिगेशन, वो किससे रिड्यूस हो गया, एक हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट से और एक एफिशिएंट टेक्नोलॉजी से। सो जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी था इन अ सिस्टम, इट मे डिटरमाइन द नीड ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन मैन एंड ग्रुप्स। सो ये 2 स्टडीज थी। अच्छा, इन्होंने कुछ और एक्टिविटीज़ दे रखी है। इसमें एक इन्होंने ये पैरा दे रखा है, मीट द पेरेंट्स, टीन मैरिजेस, माइग्रेंट लेबर, केन फैक्ट्री क्राइसिस,
अ विशियस साइकिल। सो इस तरीके की इन्होंने कुछ स्टोरी दे रखी है। क्या स्टोरी कह रही है ये? सेम ओल्ड स्टोरी में ओनली विद द ट्विस्ट। संतोष शिंदे जो 14 के थे, सन ऑफ लैंडलेस लेबरर, जिन्होंने लोन लिया था 8,000 का टू एजुकेट हिम। नाउ द मनी लेंडर वांट्स द लोन टू बी रीपेड, so the cash strapped Shindes take a salary advance from only man offering jobs around town। अच्छा, ये सिमिलर सी स्टोरी है जो हमारे पहले हमने स्टोरी देखी थी, वो लैंड वाली समथिंग करके। तो आई वांट इसे आप खुद रीड करें। ये दोनों एक्टिविटीज में 2 स्टोरीज दे रखी हैं आपको, छोटी छोटी सी। आप इसे रीड करिए और इससे आप क्या समझे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। सो थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में अपने नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।